हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। ए सिविल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम बेसिक फॉर डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट्स। अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो ध्यान रहे, अपना धीरज और हौसला को कभी भी हारने या टूटने नहीं देना। Dedicated preparation in a discipline in right direction according to syllabus of the examination is very much important. इसी के साथ I wish you good luck for your examination. Let's start the topic now. वेलकम, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तैयारी करते रहना चाहिए, बहुत फोकस्ड एंड अटेंटिव वे में करते रहना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट। और जो भी एग्जामिनेशन आप क्रैक करने जा रहे हो, एक एग्जामिनेशन को माइंड में सेट करो और उस पर लग जाओ। चलिए, बातें हम बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आ गया अपना, देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर का। तो क्वेश्चन पढ़िए। द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। ऑप्शन: मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होगा सही आंसर? देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां से बॉडी का वेट एक्ट करता है, सेल्फ वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, है ना, जो कि उस बॉडी का ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? ओके, वो पॉइंट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? आर्किमिडीज ने बताया था सेंटर ऑफ बॉयंसी वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट। ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, जो फ्लूइड के अंदर है। मान लो ये इसका वॉल्यूम था v, इसका वॉल्यूम कितना है v। तो इस बॉडी ने v वॉल्यूम का वाटर को डिस्प्लेस किया होगा इस लोकेशन से, अगर डूब गया है तो वो जो डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, उसकी जो टोटल वेट है इस बॉडी पे एकदम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से लग रही होगी। और ये जो फोर्स है, इसको मैं कहूंगा बॉयंसी फोर्स Fb। और ये कहां से पास कर रही होगी इस केस में? क्योंकि ये इस केस में आपका जो बॉडी है ये सबमर्ज्ड है ना, दिस इज योर सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज्ड। तो सबमर्ज्ड केस में, चलिए वो आगे बताएंगे। तो ये जो बॉयंसी फोर्स लगती है ना, वो लगती है एक पॉइंट पे, जिसको मैं कहूंगा पॉइंट बी, है ना। इस पॉइंट के थ्रू से ये बॉयंसी फोर्स पास करेगी, जो कि होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी से आपका बॉयंसी फोर्स पास कर रहा होता है। और सबमर्ज्ड बॉडी के केस में माय डियर, सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी दोनों कोइंसाइड करते हैं, दोनों सेम होते हैं। लेकिन यही अगर बॉडी फ्लोटिंग हो जाता था तो ऐसे कंडीशंस में फिर ये बॉयंसी वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता था। क्यों? ये जो बॉयंसी वाला पॉइंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दैट पोर्शन ऑफ बॉडी के ऊपर जो एक्चुअली पानी में डूबा हुआ है। मतलब ये सेंटर ऑफ बॉयंसी का जो बेसिक डेफिनेशन था निकालने का, हम ऐसे निकालते थे कि इट इज सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, समझ गए बात, है ना। तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का शेप भी चेंज होगा, अगर बॉडी टिल्ट वगैरह होगा तो उसका सीजी भी चेंज होगा, मतलब सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी वो जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, चाहे वो फ्लोटिंग हो, सबमर्ज्ड हो, कुछ हो, डिपेंड नहीं करता। समझ गए? लेकिन ये सेंटर ऑफ बॉयंसी किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ऊपर, शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां से बॉयंसी फोर्स एक्ट करती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। मेटा सेंटर भी यहां से भी एक इमेजिनरी पॉइंट है, जो कि हम बॉयंसी एंड फ्लोटेशन वाले चैप्टर में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो मेटा सेंटर को डिफाइन करता है। मेटा सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर इन शिप डिजाइन। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा, जो मेटा सेंटर था वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, जैसे कि शिप आपका फ्लोटिंग बॉडी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी को बताने में काम आता था, है कि नहीं। मेटा सेंटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम GM शब्द से रिप्रेजेंट किया करते थे मेटा सेंटर को। और ये मेटा सेंटर जब GM ग्रेटर देन 0 होता था तो बॉडी आपका स्टेबल है, फ्लोटिंग बॉडी। अगर GM से मतलब GM जो लेस देन 0 होता था तो अनस्टेबल। और GM बराबर जब 0 हो जाता था तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है वो, याद करिए।
उसे हम कहते थे इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मेटा सेंटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता था? मेटा सेंटर जी एम इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था इसके लिए, बी एम माइनस बी जी, याद करो, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला हम इसका लेके चलते थे। फिर ये फॉर्मूला अपने आप में अंदर बहुत बड़ी है, तो ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर में, जो बुयांसी एंड फ्लोटेशन वाला चैप्टर है, वहां पे इन सब चीजों को बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है ना। तो आपको कोई डाउट नहीं आएगी, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टर्म से रिलेटेड कुछ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अब टर्म्स को हम डिस्कस ही नहीं करें। अब यहाँ का जो सही आंसर होगा, ये मेटा सेंटर वगैरह सब ऑप्शन तो खत्म हो गई, तो वो होगी सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होती है, इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, मैंने एक बात बोला था कि मेटा सेंटर का जो वैल्यू है वो शिप डिजाइन में यूज होता है। तो शिप कितने तरह के होते हैं हमारे? जनरली दो तरह के शिप होते हैं, एक होता है पैसेंजर शिप, दूसरा होता है आपका वार शिप वगैरह। तो जो वार शिप है, मतलब जंगी जहाज, उसमें स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, उसमें सैनिकों को कंफर्ट की जरूरत नहीं है, तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है जो मेटा सेंटर होता है ना, किसके लिए? वार शिप के लिए, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। और ये हम डिजाइन करते हैं लगभग वारशिप के लिए, जो मेटा सेंटर होती है वो होती है 1 to 1.8 मीटर, ये रेंज होता है मेटा सेंटर का फॉर वारशिप। और पैसेंजर शिप में कंफर्ट ज्यादा चाहिए पैसेंजर को, नॉट स्टेबिलिटी। कम स्टेबिलिटी भी चाहिए, स्टेबिलिटी नो डाउट स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा तो शिप पलट जाएगा, है ना। तो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसेंजर है भाई, मर जाएंगे, लेकिन उनको उसके साथ साथ कंफर्ट पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए जो पैसेंजर शिप का जो मेटा सेंटर हुआ करता था, वो होता था 0.5 से लेके 1 मीटर के रेंज में, समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके, कि मेटा सेंटर के वैल्यू को इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती थी, और थोड़ा डिक्रीज अगर होता है तो स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कंफर्ट इंक्रीज होता था, समझ गए बात? ओके, जब इतना बात हम लोग कर ही रहे हैं, है ना, तो मेटा सेंटर के ऊपर भी आपसे बात कर ही लेता हूँ। देखो, मेटा सेंटर बेसिकली क्या होता था, मान लो इस तरह का कोई आपका बॉडी है, ठीक है, इस तरह का कोई आपका एक बॉडी है ऐसा, और ये फ्लूइड में फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी को हम बताते थे मेटा सेंटर से, है ना। तो इस बॉडी का ये जो एक्सिस है ना, ये वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस इस बॉडी का, जो कि हमेशा होता है फिक्स, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस वो हमेशा होगी इस बॉडी का फिक्स। अब देखिए, इस वाले बॉडी का जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, वो मान लीजिए वो कुछ यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हो गया इस बॉडी का सेंटर ऑफ बॉयंसी, बी डैश का वैल्यू। तो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी से आपको मालूम है क्या पास कर रहा होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स इस सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास कर रहा होगा, ऐसा समझिए। अब ये जो बॉयंसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, कहीं ना कहीं जाके ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस बॉडी का, उससे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना। इस वर्टिकल एक्सिस, जो बॉडी का जो वर्टिकल एक्सिस है, उससे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम कहते थे मेटा सेंटर, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे बाय जीएम या फिर सिंपली एम। इसी पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता था। सो मेटा सेंटर को हम कैसे डिफाइन करते थे? वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है माय डियर। मेटा सेंटर जो भी पॉइंट है वो एक तरह का इमेजिनरी पॉइंट है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका जो था, इसका डेफिनेशन जो था, वो था कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स लाइन विथ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, अंडर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू बॉडी, अंडर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू बॉडी। ओके, मेटा सेंटर जो होती थी वो बॉडी के अंदर हो सकती थी या फिर बॉडी के बाहर भी मेटा सेंटर लाई कर सकती है हमारी। कहने का मतलब है, इस केस में हो सकता है, मतलब मेटा सेंटर बॉडी के अंदर यहाँ पे इधर कहीं पे हो, या फिर बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिखाया। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है माय डियर, दिस इज द इमेजिनरी पॉइंट, जो कि बॉडी के अंदर बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकती थी। तो ये सारे कुछ बातें क्लियर हो गए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग बात करते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब चलिए मैं आपको सेंटर ऑफ प्रेशर समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इट विल बी सेंटर ऑफ प्रेशर। अब ये सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपने पढ़ा भी होगा, ये फ्लूइड स्टैटिक्स में आप लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोग, ठीक है।
मैंने ही बताया, फ्लूइड स्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। ये देखो, ये फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है कोई। मान लीजिए इस फ्लूइड के अंदर एक बॉडी इस तरह से सबमर्ज्ड है, ठीक है, एक बॉडी इस तरह से सबमर्ज्ड है, तो इस बॉडी का अपना एक सीजी होगा, सीजी, और इस सीजी से इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो भी टोटल फ्लूइड प्रेशर लग रही है, तो फ्लूइड प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन जो होता है माय डियर, याद करिए कैसा होता है यहाँ पर, ठीक है। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, जितना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना पानी उसके ऊपर होगा। मान लो यहाँ पे H1 अमाउंट ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना, रो जी H1। सिमिलरली जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, क्या वैसे वैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी? सबसे ज्यादा आपको बॉटम पे लग रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से एक वेरिएशन आ रही है, और ये वेरिएशन जो होती थी ये होती है लीनियर, ठीक है, ये जो वेरिएशन होती है ये भी होती है लीनियर। तो प्रेशर देखिए अलोंग द डेप्थ वेरी कर रहा है, अलोंग द डेप्थ वेरी कर रहा है। तो इन्हीं प्रेशर का एक नेट प्रेशर या फिर रिजल्टेंट प्रेशर का बात यहाँ पे कर रहा है, एक नेट प्रेशर या फिर रिजल्टेंट प्रेशर का बात कर रहा है, और वो पूछ रहा है कि वो कहाँ लगती है। तो वो कहाँ लगती है माय डियर, वो लगती है इस बॉडी में एक पॉइंट और होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये जो बॉडी है इसमें जैसे कि ये मैंने आपको बताया ये पॉइंट सी जी, इसी बॉडी में और एक पॉइंट होती है जिसको मैं कहूँगा सी पी, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर पे वो नेट रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस फ्लूइड लग रही होगी। और ये सीपी का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, फ्री सरफेस से सीपी को हम डिफाइन करते थे एज ए एच स्टार, और फ्री सरफेस से सीजी वाले पॉइंट को हम डिफाइन करते थे एज एच बार, ठीक है। और एच स्टार का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, एच स्टार इक्वल टू आई एक्स एक्स अबाउट सी जी, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप, हमने बहुत सारा लॉजिक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर एच स्टार माइनस एच बार का डिफरेंस लोगे, देखो तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है आपका आई एक्स एक्स सी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एच बार, ये हो रही है डिफरेंस। सो इस डिफरेंस को देखते हुए हमको ये पता चलता है कि मान लो कोई जो बॉडी है वो जैसे जैसे पानी के सतह से मतलब फ्री सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखिए क्या एच बार का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, है ना, एच बार का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब वाटर बहुत नीचे चली जाती है तो एच बार का वैल्यू इंक्रीज होता है, और ये जो डिफरेंस है एच बार एच स्टार माइनस एच बार, ये डिफरेंस कम होने लगती है। इसका मतलब ये होता है सिंपली कि when the submerged body immersed body goes into deep water, बहुत अंदर जाने लगती है, तो ऐसे केसेस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर शिफ्ट होने लगती है। समझ गए। और इन्फिनाइट डेप्थ पे हम ऐसा कहेंगे कि एट इन्फिनाइट डेप्थ बोथ द पॉइंट कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही हो जाते हैं एट इन्फिनाइट डेप्थ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो भाई अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.85, इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर इज। देखिए कह रहा है कि मतलब मान लो कोई एक ऐसा पाइप है जिसमें 42.5 मीटर हाइट तक, 42.5 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बेस बता रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, जितना हाइट का पानी भरा हुआ है रो जी एच, यही है प्रेशर का डिफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ओके, तो इस यहाँ पे हो गया प्रेशर इतना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ प्रेशर वाटर पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू इक्वल टू रो जी एच इक्वल टू रो जी क्या होगा 1000 इंटू एच का वैल्यू कितना होगा 42.5,
42.5। ओके, तो इसको मैं ऐसे सिंपली लिखता हूँ, ये 1000 नहीं लिख के मैं लिख देता हूँ रो डब्ल्यू जी इंटू 42.5 सिंपली। ये हो गया प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब बोल रहा है कि अभी यहाँ पे पानी की जगह आप अगर भर दीजिए, क्या क्या भर देंगे, एक ऑयल भर दीजिए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85। तो ऐसे केसेस में फॉर जनरेटिंग द सेम प्रेशर, मतलब जितना ये पी डब्ल्यू जनरेट हो रहा है ड्यू टू 42.5 मीटर हाइट ऑफ वाटर, तो फॉर जनरेटिंग द सेम प्रेशर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ऑयल कॉलम, ये पूछा जा रहा है। तो मैं पी ऑयल अगर लिखूंगा यहाँ पे, तो पी ऑयल अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा रो ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑयल की नहीं, ठीक है। तो रो ऑयल इक्वल टू कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेट सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय एस। तो रो ऑयल इक्वल टू एस इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच ऑयल की नहीं, ऐसा समझो। अब ये रो ऑयल इक्वल टू पी डब्ल्यू आप कर देंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन पास्कल लॉ को अप्लाई करके सॉल्व करिए तो फीलिंग आता है। तो पी डब्ल्यू इक्वल टू रो ऑयल, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, सॉरी पी डब्ल्यू इक्वल टू पी ऑयल। तो यहाँ पे इक्वेट करो, इक्वेट जब करोगे तो देखो रो डब्ल्यू जी दोनों बगल से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 42.5 विच इज इक्वल टू एस इंटू एच ऑयल। एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने लिया है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, तो एच ऑयल विल बी इक्वल टू 42.5 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 जिसकी वैल्यू आ जाएगी सीधा का सीधा 50। तो 50 मीटर विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। स्पीड ऑफ सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय, एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस को पढ़ के हम आंसर कर सकते हैं। देखिए पाइटॉट ट्यूब, पहला याद करिए फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीज हमने पढ़ा था। पाइटॉट ट्यूब का रोल क्या था, टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना, टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो। और जनरली यहाँ पे जो फ्लूइड होती थी ये होती थी लिक्विड। फ्लूइड एक जनरल टर्म है माय डियर। फ्लूइड के अंदर दो तरह की चीजें आती हैं, एक होती है लिक्विड, एक आता है गैस, है ना। तो पाइटॉट ट्यूब को हम यूज करते थे फॉर ए लिक्विड मीडियम। टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड मीडियम वी यूज पाइटॉट ट्यूब। दूसरा देखिए, तो ये पाइटॉट ट्यूब तो है नहीं क्योंकि हमको सबमरीन का स्पीड निकालना है। दूसरा देखिए हॉट वायर एनीमोमीटर। अब ये हॉट वायर एनीमोमीटर क्या है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। देखो यहाँ पे इतना तो मालूम होता है कि एनीमोमीटर का काम क्या है, ये एयर का स्पीड वगैरह निकालने में ये सब काम आती है। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वायर एनीमोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस। ठीक है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस। इसका वर्किंग क्या होता है माय डियर, एक हॉट वायर होती है, ठीक है, उसको हम जनरली क्या करते हैं, जो गैसियस मीडियम है जिसमें गैस फ्लो कर रही है उसमें वायर को रख देते हैं। वो जो वायर है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करके उस गैसियस मीडियम में रख देते हैं। तो गैसियस मीडियम में गैस फ्लो हो रहा है और ये हीटेड वायर आपने रख दिया। अब गैस और इस वायर के बीच में हीट एनर्जी का आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा। तो आपको मालूम है जब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ऐसे केसेस में जो वायर हीटेड वायर है वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, उस कारण से उस वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। समझ गए, उस कारण से उस वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। देन बाय यूजिंग दिस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, द चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है, हीटेड कंडीशन में कुछ और थी, है ना, फिर जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वो ठंडा हुआ वायर, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, इट बिकम्स मेजर ऑफ फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। मतलब फ्लूइड यहाँ पे क्या है, गैस। ठीक है, तो ये गैसेस के लिए यूज किया जाता है जनरली, लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट, और क्या समझ में आ रहा है, ये तो फिर ये नहीं होगा। इंक्लाइंड मैनोमीटर पे आ जाओ, ये भी नहीं होगा। क्यों, ये तो प्रेशर निकालने में काम आता है, ये तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। ठीक है, मैनोमीटर इज ए फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। सो बचा एकलौता पिरानी गेज। ठीक है, तो ये नाम याद रख लो, क्या होता है, पिरानी गेज।
इट इज ए डिवाइस विच कैन मेजर स्पीड ऑफ ए सबमरीन। और ये जो पिरानी गेज है माय डियर, ये भी अल्टीमेटली एक तरह का प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस ही है, लेकिन इसको यूज करके हम स्पीड ऑफ सबमरीन को निकाल सकते हैं। और एक बात सुनिए, ये जो स्पीड ऑफ सबमरीन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी ये वाला नाम दिया है पिरानी गेज, तो इसका मतलब उसमें आंसर है। नहीं तो कभी कभी सेम चीज पूछेगा और जो डिवाइसेस का नाम है वो अलग अलग दे देगा। एक क्वेश्चन सेम आया था, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में आया था, उसमें दिया था जो डिवाइसेस का नाम दिया था, एक वेंचुरी मीटर, दूसरा दिया था ओरिफिस प्लेट, तीसरा दिया था हॉट वायर एनीमोमीटर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऐसे केसेस में? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हमको मालूम है पिरानी गेज। तो इस तरह से घुमा फिरा के ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं अभी बोला आपको, ये समथिंग 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिविल में नहीं। ये वाला जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है, ये सिविल का पेपर में था। और वो जो क्वेश्चन अभी मैंने बोला, ठीक है, जो बोल के बताया, वो मैकेनिकल में पूछा गया था। तो इस तरह से चीजें पूछी जाती है। तो माय डियर, ये इस तरह के जो टर्म्स है, नाम्स है, ये सब चीजें सिलेबस में आप पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, है ना। तो इस तरह की चीजों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करेंगे, वहीं से हमारे ध्यान में रह सकता है। समझ गए बात को? तो इस तरह की चीजें जहां भी आपको दिखेंगे, तो उसको एक नोट बना के लिख लिया करिए, ओके। क्योंकि ये इनमें से बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता है, बस इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं करना होता है, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज ए फोर्स विच एक्ट ऑन सरफेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिस कारण से जो सरफेस है वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। जो सरफेस है वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। सो द टेंशन फोर्स ऑन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मान लो ये कोई एक वाटर बॉडी है, लेट्स सपोज दिस इज ए वाटर बॉडी। तो ये वाटर बॉडी का फ्री सरफेस, ठीक है, दिस इज द योर फ्री सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, क्लियर है। सो इस फ्री सरफेस में डिफरेंट लोकेशंस पे मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, पार्टिकल्स है कि नहीं, डिफरेंट लोकेशन पे मॉलिक्यूल पार्टिकल है। तो एक लाइन में इस सरफेस के ऊपर कंसिडर करते हो। ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इसको हम कहेंगे इंटरफेस। इसको हम कहते हैं इंटरफेस, इसे इंटरफेस कहा जाएगा। क्यों? इट इज इंटरफेस बिटवीन व्हाट, यहाँ पे पानी है, नीचे पानी है इस सरफेस के नीचे, और ऊपर क्या है, एयर। और देखिए एक बात याद रखिए, सरफेस टेंशन का जो बेसिक रीजन है वो क्या है, कोहेजन बिटवीन वाटर पार्टिकल। कोहेजन, सरफेस टेंशन जो होती है, इट इज बेसिकली ड्यू टू कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ध्यान रखिए, सरफेस टेंशन एक ऐसी फोर्स है जिस कारण से जो सरफेस है ना, वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करता है, सबसे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना। तो देखिए, ये जो सरफेस है, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस के ऊपर एक लाइन ऐसा ले लिया। ये लाइन लेने का मतलब क्या है, ये लाइन लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट वाटर पार्टिकल्स हैं, है ना, डिफरेंट वाटर पार्टिकल्स हैं। हर एक जगह पे अलग अलग वाटर पार्टिकल है कि नहीं, अलोंग द लाइन। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे कोई पार्टिकल, यहाँ पे कोई वाटर पार्टिकल, इधर कोई इधर। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना, वो इस इंटरफेस के ऊपर बस, लेकिन इस इंटरफेस के ऊपर, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक्ट करता हुआ हमको नजर आता है माय डियर। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये जो फोर्सेस हैं, दिस फोर्सेस एफ, दिस इज योर सरफेस टेंशन फोर्स। अब इसको लिखने का हमारा एक तरीका होता है। लेट्स सपोज ये जो लेंथ ऑफ लाइन है, ये जो लेंथ ऑफ लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं टोटल कहता हूँ एल। दिस इज योर टोटल एल लेंथ ऑफ लाइन। अब इसको लिखने का क्या तरीका, ये जो टोटल फोर्स है, ठीक है, दिस टोटल सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू द टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए सरफेस टेंशन। मतलब इसका जो यूनिट होगा इस तरह से होगा, कुछ न्यूटन मीटर माय डियर, है ना। वाटर का जो सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है वो होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर माय डियर। याद रखना है, ये सब एग्जाम में आता है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सरफेस टेंशन
एक्ट्स इन प्लेन ऑफ इंटरफेस। ठीक है, ये प्लेन ऑफ इंटरफेस है कौन सा, ये वाला जो फ्री सरफेस है, दिस इज योर प्लेन ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन व्हाट, वाटर एंड एयर, तो दिस इज योर प्लेन ऑफ इंटरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन एक्ट इन प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। देखिए इस सरफेस के ऊपर एक लाइन बनाया, उस लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में ही तो एक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है सरफेस टेंशन। समझो बात को, तो ये डायरेक्शन कि कैसे सरफेस टेंशन एक्ट करती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था माय डियर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट हाउ सरफेस टेंशन एक्ट। तो ध्यान रखना बात को। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, झूठ। क्यों, कैपिलरिटी क्या होता है, राइज ऑफ वाटर, जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, जैसे सॉइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स है, तो वो पोर्स को कनेक्ट करता हुआ एक सिलेंड्रिकल पाइप बन जाएगा, है ना। तो उस पाइप में ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण, वो अलग चीज है, वाटर का राइज होता है, तो वो जो राइज ऑफ वाटर है या फॉल ऑफ वाटर जो होती है उसको हम कैपिलरिटी इफेक्ट कहते हैं। तो सरफेस टेंशन उसके पीछे का रीजन है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू दैट कि वही कैपिलरिटी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो कोई मूर्ख भी गलत मार देगा। नेक्स्ट, इज ए फंक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। देखो भाई, ये जो इंटरफेस है इसका कर्वेचर के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नो। तीसरा, डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। देखिए इसका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हम ये दे सकते हैं। देखिए सरफेस टेंशन का बेसिक रीजन था कोहेजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्यार, लव बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। कोहेजन मतलब लव बिटवीन होमोजेनस पार्टिकल, एडिशन मतलब लव बिटवीन नॉन होमोजेनस टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब केरोसिन और पानी के बीच का प्यार को हम बोलेंगे एडिशन, पानी और पानी के बीच के प्यार को बोलेंगे कोहेजन, या केरोसिन और किसका मतलब पानी मान लो, है ना, वो एडिशन हो गया फिर, या फिर केरोसिन समझ जाओ यार। ठीक है, तो वो कोहेजन हो जाता है एडिशन। तो सरफेस टेंशन का बेसिक रीजन है कोहेजन। सो कोहेजन इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अब बताओ पानी का बात, सोचो बस, ऑप्शन अभी मत देखो क्या बोल रहा है, पानी सोचो। पानी गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, फिर तुम्हारा आइस फॉर्म में भी है। तो किस स्टेट में कोहेजन ज्यादा मिलेगा भाई, जब आइस स्टेट में जाएगा तो आपको कोहेजन ज्यादा दिख रहा है ना, लिक्विड में थोड़ा कोहेजन कम, फिर गैसेस में और कोहेजन कम। तो बताओ ये जो 3 डिफरेंट फेजेस है उसमें टेम्परेचर का बताओ। आइस में मतलब टेम्परेचर 0 है ना, लिक्विड में नॉर्मल टेम्परेचर, गैसेस में और थोड़ा हाई टेम्परेचर, तब ना वेपर बनेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है योर कोहेजन डिक्रीजेस, तो कोहेजन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सो एज इंक्रीज इन टेम्परेचर, cohesion of the liquid, cohesion of the fluid decreases, so surface tension will decrease। समझ गए, यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा दे दिया, डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। अरे नहीं, surface tension increases with fall in temperature because due to fall in temperature cohesion of the fluid system increases, hence surface tension also increases। surface tension का टेंडेंसी क्या है, ये है कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी सरफेस अपना एनर्जी को मिनिमाइज करने का कोशिश करे, और इसी के कारण इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि इसी के कारण आप देख पाते हैं लेक वगैरह पे जो कीड़ा मकोड़ा है सरफेस के ऊपर चल पाता है, उसको लगेगा कि आपको वो पैदल चल रहा है वहां पे पानी के ऊपर, और ये आश्चर्य वाली बात, तो वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। और पानी ज्यादा ठंडा अगर है, मतलब टेम्परेचर उसका कम है, तो सरफेस टेंशन इस केस में ज्यादा लग रहा होगा, कीड़ा मकोड़ा तो और मजे में चल रहा होगा। तो ठंडी के दिन में देखना कितना बढ़िया से चलता है, समझो बात को, ठीक है। वो तो छोड़िए, आप एक ब्लेड को भी रख देंगे ना, ब्लेड जो लोहा का बना हुआ होता है ना, और पानी के कंपैरिजन में जिस मटेरियल का ब्लेड बना उसका डेंसिटी भी देखो कितना ज्यादा है, वो भी फ्लोट करेगा आराम से, है ना, पानी के ऊपर, और वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती है, वो सिंक नहीं होगी। लेकिन तुम उसको जबरदस्ती फोर्स लगा के डुबा दोगे तो वो तो डूबेगा ही, लेकिन ऐसे रख दिया तो ऊपर वो फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। तो ये लॉजिकल कनेक्टिविटी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, याद रखना बाबू। क्वेश्चन पढ़िए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैरेलल फिक्स्ड प्लेट दिया है, ओके, इसके बीच में फ्लो, ये
लेमिनार फ्लो एज्यूम करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि फ्लो किस तरह का है। तो फ्लो किस तरह का है नहीं बताया जाए तो लेमिनार फ्लो कंसिडर करके आपको करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट, जिसके बीच में जो फ्लो है वो इस तरह से फ्लो हो रही है और इसकी थिकनेस है टी। कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रही है, ओके। लेट्स सपोज इसकी जो वेलोसिटी है, जनरल वेलोसिटी, इट इज यू। किसी भी लेयर का, मतलब मान लो ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, किसी भी लेयर का एक जनरल वेलोसिटी है u। याद करिए जब हम डेरिवेशन करते थे तो y का मेजरमेंट लेते थे हम फ्रॉम लोअर प्लेट, ऐसा y, और इस तरह से हमने दिखाया था x। सो ऐसे केसेस में डेरिवेशन करने के बाद जो u की जनरल इक्वेशन आई थी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूंगा, ये सब हमने करवा दिया। -1/2 न्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में क्या था, टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। दिस वॉज दी योर जनरल इक्वेशन। तो क्या ये वेरिएशन पैराबोलिक नहीं है, इक्वेशन पैराबोलिक नहीं है, ठीक है। तो इट इज ए पैराबोलिक वेरिएशन, समझ गए। इक्वेशन देखिए, स्क्वायर पैराबोलिक, ओके। तो पैराबोलिक वेरिएशन, और y इक्वल टू जब आप पुट करोगे 0 तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा 0, और y इक्वल टू जब आप पुट करोगे कितना, t, तो भी आपको वेलोसिटी मिल जाएगा 0। देखिए इस इक्वेशन से, है ना। तो ये पैराबोलिक वेरिएशन इस तरह से कुछ होती थी। और इस केस में जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलता था वो सेंटर ऑफ प्लेट पे देखने को मिलता था, ठीक है। एट y इक्वल टू t/2 आपको u मैक्स देखने को मिल रहा है, कितने पे, y इक्वल टू t/2 पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलता था। देखिए यही सब रिवीजन करने का यही सब टेक्निक है, ओके। तो अब ये जो u मैक्स होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था, अगर याद दिलाऊं तो u मैक्स जो हम निकालते थे डेरिवेशन करके, वो निकालते थे -t² अपॉन 8 टाइम्स न्यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, डेल पी अपॉन डेल एक्स। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये डिक्रीज हो रहा है, समझे। अरे एक्चुअली देखो कॉन्सेप्ट क्या था, देखो फ्लो ऐसे हो रहा है कि नहीं, तो फ्लो ये हो रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P, है ना, और P1, और यहाँ पे जो P2 प्रेशर होगा अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लो, क्या ये P2 जो है इट विल बी लेस देन P1 की नहीं, क्यों, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा P2 सेक्शन तो समझो P1 प्रेशर से ज्यादा हो गया P2 सेक्शन पे, तो फ्लो होगा ही कहाँ पे, वो तो फ्लो रुक जाएगा, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में फ्लो ही नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग है ना, इसलिए वो नेगेटिव आ जाएगी, ओके। डेल पी अपॉन डेल एक्स जब आप प्रेशर ग्रेडियंट निकालोगे अलोंग दी लेंथ ऑफ फ्लो। तो ये तो हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी। और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था माय डियर, यहीं पर मैं अगर कहीं पर लिखूं बगल में, मीन वेलोसिटी का या फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो का हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था। तो यू मैक्स ऐसे निकला -t² अपॉन 8 न्यू, और मीन वेलोसिटी जो निकलती थी, किधर लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यू मीन को हम यू बार से या फिर यू मीन डायरेक्टली लिख सकते थे। इसका वैल्यू आता था -t² अपॉन 12 न्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज योर मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब जब हम इस प्लेट के केस में जब हम रेशियो निकालते थे, रेशियो ऑफ व्हाट, व्हेन वी यूज्ड टू टेक रेशियो ऑफ यू मैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई यू मीन, ओके। जब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे से डिवाइड करोगे, रेशियो निकालोगे, तो ये रेशियो आपका आता था 1.5। ये रेशियो भी याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आपसे पूछेंगे, यू मैक्स अपॉन यू मीन इक्वल टू 1.5, समझ गए बात आप, ठीक है। तो बस इतना, और क्या, रिवीजन हो गया आपका मैक्सिमम चीजें। तो यहाँ पे देखो, अब स्टेटमेंट पढ़ो, इस कांस्टेंट ओवर क्रॉस सेक्शन, एकदम गलत भाई। नेक्स्ट, इज जीरो एट द प्लेट एंड इंक्रीजेस लीनियरली टू मीट, लीनियर वेरिएशन तो है ही नहीं। वेयर इज पैराबोलिक अक्रॉस द सेक्शन, चलो ये तो सही लग रहा है। इज जीरो इन मिडिल, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट। क्लियर है, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, वेक ऑलवेज अकर, सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए वेक होता क्या, आप ये पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रही है ना, मान लो ये रिवर है, कुछ भी है। अब इस फ्लूइड फ्लो सिस्टम के अंदर आपने क्या किया है, सिंपली आपने एक कोई भी सॉलिड बॉडी को प्लेस कर दिया,
कोई भी सॉलिड बॉडी को प्लेस कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से ना हो कि मैं जनरल एक बॉडी दिखा देता हूँ कि मान लो एक सिलेंडर ऐसा आपने ऐसा प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन करते चलिए, यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। जब फ्लो होगी माय डियर, तो क्या ये सिलेंडर के ऊपर से इस तरह से अब ऐसे फ्लो करके निकलेगी, ऐसे सिलेंडर के ऊपर से फ्लो करके निकलेगी। और देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज योर बॉडी, ओके। तो ये बॉडी का ये अपस्ट्रीम साइड हो गया, दिस इज योर डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है। तो देखना जहां पर बॉडी का डायमेंशन ज्यादा चौड़ा हो गया, कहां पे हो रहा है, लगभग इसके सेंटर पे हो रहा है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो ये लगभग सिमेट्रिकल है, तो इसके सेंटर पे, ओके, इसके सेंटर पे देखिए इस बॉडी का विड्थ बहुत ज्यादा हो गया है ना, यहाँ पे ज्यादा वाइड हो गया, ओके। तो ये लोकेशन पे क्या होगा, जहां पे ये विड्थ ज्यादा हो जाती है, वहां से देखिएगा फ्लो अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से कुछ फ्लो होके निकलेगी, ऐसा ऐसा फ्लो होके आपको निकल रही होगी, मतलब पानी ऐसे फिर ऊपर ऐसे ऐसे फ्लो होके निकल रही होगी, ओके। और ये सब रीजन में, डाउन स्ट्रीम में, ये सब रीजन में पानी आपका बहुत हाईली टर्बुलेंट स्टेट पे होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, समझ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम रीजन में ये जो रीजन है, इसमें वाटर आपका बहुत हाईली टर्बुलेंट स्टेट में होगा और काफी एनर्जी लॉसेस हो रही होगी। यही वो रीजन, इसी को हम कहते हैं वेक, यही हम रीजन, इसी को हम कहते हैं वेक। तो वेक कहाँ पे बन रही है, एक तो बात करिए डाउन स्ट्रीम पे बन रही है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम पे बनेगी किसी भी बॉडी का डाउन स्ट्रीम, किसका डाउन स्ट्रीम, बॉडी का डाउन स्ट्रीम। अब ये जो डाउन स्ट्रीम पे बनेगी, एक्चुअली ये क्यों बन रही है, यहाँ पे फ्लो सेपरेशन हो जाता है, इसलिए फ्लो सेपरेशन हो गया, इसीलिए तो ये वाला जो रीजन मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये रीजन बॉडी के जस्ट डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे पानी नहीं है, नो वाटर, है ना। आप इमेजिन करिए यहाँ पे पानी नहीं रहेगा थोड़ा, ओके। उसके आगे, बहुत आगे जाके, थोड़ा आगे जाके आपका ये ऐसे फिर वाटर, ये दोनों बगल के पानी मैच करेंगे, फिर आगे जाएंगे, समझिए बात को, समझ रहे बात को, ओके। तो ये अगल बगल थोड़ा बॉडी से पानी छूटा हुआ है, मतलब यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे फ्लो हो गया सेपरेट। और ये जनरली होता है जो वाइडर वाली पार्ट होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला एकदम सेंटर पे वाइडर पार्ट होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फ्लो हो गया सेपरेट, फ्लो सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन। तो ये है पॉइंट ऑफ फ्लो सेपरेशन। अब यहाँ पे फ्लो सेपरेट हो जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा अलोंग द फ्लो, डेल पी अपॉन डेल एक्स, है ना, इसकी जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई होगी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई होगी। इसका इमेजिनेशन करिए, इसका मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था, ये मान लीजिए एक प्रेशर के साथ एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसा प्रेशर P1 के साथ, फिर इधर से प्रेशर आपका लग रहा है मान लो P2। अभी मान लो ये वाला जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये अपस्ट्रीम से जो फ्लो होके आ रही है, ये अपस्ट्रीम से जो फ्लो होके आ रही है ना, जो उसका जो प्रेशर है उससे ज्यादा हो गया अगर डाउनस्ट्रीम साइड से जो प्रेशर लग रही है। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यही सेम चीज होती है एट दी पॉइंट ऑफ फ्लो सेपरेशन, समझ गए, यही सेम बात होती है एट दी पॉइंट ऑफ फ्लो सेपरेशन। तो पॉइंट ऑफ फ्लो सेपरेशन के बाद जो फ्लो होती है वो काफी टर्बुलेंट स्टेट में हो जाती है कुछ रीजन तक, है ना, और उस रीजन में वेक जनरेशन होते हैं, वहां पे ईडी फॉर्मेशन होते हैं, वही रीजन को हम कहते हैं वेक, जहां पे हाई एनर्जी लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, उसी रीजन को हम कहेंगे वेक रीजन, है ना। और वेक रीजन हमेशा कब होगा, इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे अच्छे से तो वो होगा हमेशा आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट, ऑलवेज आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट कहां पर होगी, मान लो कोई भी बॉडी, ये तो यहाँ पे मैंने एक सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसा ले लिया है, ठीक है। सेपरेशन पॉइंट जनरली कहां पर होगी, जनरली होती है जब मान लीजिए कोई इस तरह का बॉडी मैंने प्लेस किया है, इस तरह का ऐसा बॉडी मैंने प्लेस किया है, तो ये बॉडी के ऊपर से ऐसा फ्लो जब जाएगा, देखना, तो जहां पे विड्थ ज्यादा होगी, यहाँ पे आपको विड्थ ज्यादा दिख रहा है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ना, ये 2 पॉइंट्स, यहाँ से बेसिकली फ्लो आपका सेपरेट हो जाएगा, समझो बात को। ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन में यूज करोगे। तो जहां पे विड्थ ज्यादा होगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लो सेपरेट हो जाएगा। अब इसके डाउन स्ट्रीम में, मतलब सेपरेशन पॉइंट के डाउन स्ट्रीम में देखेंगे तो ये रीजन में अब जो फ्लो हो रही होगी ये टर्बुलेंट स्टेट में चली गई, पानी यहाँ गोल 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 घूमेगी, ईडीज का फॉर्मेशन होगा, इसी जोन को हम कहते हैं वेक जोन, वेक फॉर्मेशन, क्लियर है। तो वेक हमेशा आफ्टर सेपरेशन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या थे आपका, मैं इरेज करता हूँ थोड़ा अच्छे से ऑप्शन को। तो ऑप्शंस थे आपके बिफोर ए सेपरेशन पॉइंट, बिल्कुल गलत, झूठ बात,
आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, ये तो सही लग रहा है। बिफोर एंड आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, बिफोर तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्लो तो हो ही रहा है, जो स्मूथ कंडीशन में फ्लो आ रही है बॉडी पे वो फ्लो तो हो ही रहा है, पूरा अच्छे से फ्लो हो रहा है ना। तो बिफोर सेपरेशन पॉइंट कोई वेग जनरेट नहीं होगा। जब फ्लो आपका सेपरेट हो जाता है ना, समझो, तब वेग जनरेट होगा। तो नॉन ऑफ दिस, नॉन, अरे झूठ, फिर झूठ। तो करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विस्कोसिटीज पे क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर्ड टू बी इतना। तो इसका यूनिट देखो, ये कौन सा विस्कोसिटी दिया है, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, तो ये पास्कल सेकंड में दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है डायनामिक विस्कोसिटी। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, ठीक है। अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो सिंपल है, करो भाई, डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू है 0.0034 डिवाइड 34 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.3, तो 1.3 इंटू क्या, 1000 करेंगे तो ये निकल जाएगा हमको पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। 2.6 इंटू 10⁻, 2.61 निकलेगा एक्चुअली, इंटू 10⁻⁻6, इतना, ये कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ गए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दैट कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डीवी अपॉन रू। ओके, ये आपके पास ये रिलेशनशिप आती है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये विस्कोसिटी पर बेस्ड बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। इनके यूनिट के बारे में पूछे जाएंगे, तो डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी यूनिट को, ये तो आपका एमकेएस सिस्टम में है ना, मैट्रिक सिस्टम में, इसी को सेंटीग्रेड सिस्टम में अगर लेके चलेंगे इसी यूनिट को, तो ये यूनिट हो जाता है ग्राम, ओके, सेंटीमीटर सेकेंड, ऐसा। तो इसको हम कहते हैं पॉइज। तो पॉइज जो एक यूनिट है माय डियर, पॉइज किसका यूनिट होता है, पॉइज जो यूनिट होता है इट इज यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। पॉइज जो होता है इट इज यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, वन पॉइज अगर इसके बीच में रिलेशनशिप बताऊं तो ये आप निकाल लेंगे इजिली। वन पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 पास्कल सेकेंड। इससे भी बहुत तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आप देखेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे आगे चल के ना, तो ये सारे भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये तो बात कर रहा हूँ मैं डायनामिक विस्कोसिटी का। अब मैं बात करता हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एमकेएस में यूनिट तो आपने देखा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन इसका सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है, इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम जो यूनिट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, उसको हम कहते हैं स्टोक। पॉइज और स्टोक पर बेस्ड बहुत बना के क्वेश्चन देते हैं, तो याद रखिएगा एमकेएस में पास्कल सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में पॉइज स्पेशल नेम है एंड स्टोक स्पेशल नेम है, समझ गए। पॉइज और स्टोक, वन स्टोक इक्वल टू क्या होता है, स्टोक इज नथिंग बट सीजीएस सिस्टम बोल रहा है, सेंटीग्रेड सिस्टम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वन स्टोक। तो इतना इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ गए। बात समझ में आई क्या? ओके, ये चीज पूछेंगे। और देखिए और बता देता हूं मैं कुछ, ये सब कुछ हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर थ्योरी क्लासेस में आपको मैंने बता रखा है। ये दो रिलेशनशिप भी ध्यान में रखिएगा। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है एयर की, वो वाटर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी से अधिक होती है। तो एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो वाटर के काइनेमेटिक विस्कोसिटी से 15.2 गुना अधिक होती है। ये एक फैक्टर निकल के आता था। डायनामिक विस्कोसिटी का अगर बात करें तो पानी का डायनामिक विस्कोसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। कितना गुना, 50 गुना ज्यादा होता है ना। Dynamic viscosity of water is 50 times of dynamic viscosity of air. Kinematic viscosity of air is approximately 15.2 times kinematic viscosity of water. अब देखिए यहाँ से और भी इन विस्कोसिटी पर बेस्ड और भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके वेरिएशन के ऊपर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन, प्रेशर के अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन, है ना। इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बात कर दूँ कि अगर आप बात करोगे विस्कोसिटी के ऊपर, खैर ये एक अलग टॉपिक है, बहुत मतलब बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जहां पे टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2.6 इंटू 10⁻⁻6। इस तरह से रिवीजन करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइज और स्टोक याद रखिएगा, है ना।
इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फायर होस नोजल इज जनरली मेड ऑफ डाइवर्जेंट शेप, कन्वर्जेंट शेप, सिलेंड्रिकल शेप, पैराबोलिक शेप। कैसा? देखिए आप फायर फाइटर को देखे होंगे, है ना। मान लो ये बिल्डिंग है कोई, ये बिल्डिंग में आग लग गई ऊपर के माले में, यहाँ पे क्या लग गया? आग। यहाँ पे गाड़ी आता है एक फायर फाइटर वाला, ये लोग आते हैं, इनके पास एक पाइप रहती है, ठीक है, जिसमें से टंकी से पानी वानी निकालते रहते हैं। तो पाइप में आगे देखेंगे एक नोजल लगा रहता है इस तरह का, कन्वर्जेंट शेप का नोजल जो रहता है, इस तरह का नोजल रहता है। ऐसा नोजल क्यों रहता है? ताकि जो भी प्रेशर के साथ फ्लूइड आ रही हो वो सारा का सारा प्रेशर, देखिए जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखिए नोजल के बाद जो वाटर निकलेगी, जो भी चीज निकलेगी, उस पर तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझिए, उस पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लेकिन यहाँ पे नोजल में एंट्री करते हुए जो प्रेशर होगा वो प्रेशर के साथ, है ना, आपका फ्लूइड आ रही होगी। तो यहाँ पे ये नोजल का काम ये होता है कि ये जो हाई प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो जितना आप कन्वर्जेंट शेप का बनाएंगे, समझ गए, जितना आप क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करेंगे उतना ही तेजी से, क्योंकि डिस्चार्ज तो सेम है, जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना डिस्चार्ज यहाँ से निकलना है। तो बाय अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए, यहाँ पर कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करिए। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर ए, कैपिटल ए, और यहाँ पे नोजल से जो बाहर निकल रही है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, ठीक है। नोजल से बाहर निकलता हुआ ये जो वाटर होती है इसको हम कहते हैं जेट ऑफ वाटर, तो उसका भी एरिया ए ही होगा, है ना, और वो भी सेम डिस्चार्ज क्यू को ही कैरी कर रहा है। तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतनी गति होगी कि ये नीचे से ऊपर तक पहुंच पाए। इसलिए हम कन्वर्जेंट शेप का बनाते हैं, है ना, टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी मैक्सिमम इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? सो कन्वर्जेंट शेप इज करेक्ट। अब स्टूडेंट ने यहाँ पे फायर हॉर्स नोजल को हमेशा कन्वर्जेंट शेप का बनाया जाता है, अब स्टूडेंट ने यहाँ पे डाइवर्जेंट शेप मार दिया था, ठीक है। तो क्यों मार दिया था भाई, मालूम नहीं। ओके, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर इज, क्या होगा? सेम, मोर, लेस, अनप्रेडिक्टेबल। देखिए क्या होगा आंसर। देखो नोजल का रोल देखो, नोजल कैसा होता है। अगर एक नोजल का बात करूं मैं पहले, नोजल, तो सुनिए माय डियर, नोजल कुछ ऐसा कन्वर्जेंट होता है, इस तरह से ऐसा कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में नोजल के अंदर से जब फ्लो होके निकल रही है, ये डायमीटर है, ठीक है, नोजल के अंदर से फ्लो होगी फोर्सफुली, जब ये निकलेगी तो जो जेट निकल रही है ना, उसको एज ए प्रैक्टिकली आइडियली हम तो ये मानते हैं कि जो नोजल का डायमीटर है वही होगा, लेकिन जब फ्लो होके बाहर निकलेगी तो एक सडन एनलार्जमेंट, है ना, मतलब डायोप जेट थोड़ा मोटा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एक सडन एनलार्जमेंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सडन एनलार्जमेंट वाली केस होती है या फिर सडन एक्सपेंशन वाली केस होती है, ठीक है। लेकिन वेंचुरीमीटर में देखिए, वेंचुरीमीटर कैसा होता है, वेंचुरीमीटर इज ए मतलब फ्लो मेजरमेंट डिवाइस होता है ना, इस तरह से होती है कुछ, उसमें एक सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है रोल, फिर एनलार्जमेंट होती है। तो वेंचुरीमीटर में जो फ्लो एंटर कर रहा है, ये तो फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है ना, तो इसमें फ्लो ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम में जा रही है ना, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये है वेंचुरीमीटर। यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला केस होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये एसएससी जेईई में पूछा था, अब डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे एनएचपीसी जाओगे, यूपीपीसीएल जाओगे, इधर उधर जो भी एग्जाम है उनमें इसी क्वेश्चन को कॉपी करके इधर उधर से घुमा के डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए नोजल में सडन एक्सपेंशन वाली केस होगी और वेंचुरीमीटर के केस में सडन कॉन्ट्रैक्शन वाली केस होती है। अब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन और हेड लॉस इन सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन होती है ऑलवेज ग्रेटर देन हेड लॉस इन सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों ही तरह के जो हेड लॉस होते हैं, दिस ऑल आर माइनर हेड लॉस। ये क्या होती है? माइनर हेड लॉस। अगर मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊं हेड लॉस इन केस ऑफ सडन एक्सपेंशन, तो इसका वैल्यू था, कैसे हम निकालते थे, v1 स्क्वायर
अपॉन 2G ब्रैकेट 1 माइनस A1/A2 का होल स्क्वायर, हम इस तरह से निकाल सकते थे, है ना। या फिर सिंपली आपको एक इक्वेशन याद होगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ऐसा, ठीक है। ये हेड लॉस इन केस ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन जो हम निकालते थे, इसका जो फॉर्मूला हुआ करता था V2 स्क्वायर बाई 2G ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन -1 का होल स्क्वायर, समझ गए। तो ये होती थी हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना, ठीक है। नोजल के केस में सडन एक्सपेंशन हो जाती है, इसलिए हेड लॉस ज़्यादा होगी, और वेंचुरी मीटर वगैरह के केस में सडन कॉन्ट्रैक्शन होती है, हेड लॉस कम होगी। तो हमेशा आपको यही कंडीशन इसी तरह का, मतलब नोजल या फिर और कोई डिवाइस को कंपेयर करके आपको बता देगा। तो आप सडन एक्सपेंशन सडन कॉन्ट्रैक्शन में हेड लॉसेस को ध्यान में रखना, किस केस में हेड लॉस ज़्यादा, किस केस में हेड लॉस कम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर इज मोर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ज़्यादा होता है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बर्नौली एनर्जी इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन है, इन्हीं सब चीज़ों को तो लगा के हमने ये एनर्जीज को कैलकुलेट किया है। तो प्रिडिक्टेबल, ऐसा थोड़ी ना कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेस नहीं, ये आपने देखा, सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। मोर, अब इस वाले क्वेश्चन को, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड, अरे एक फ्लूइड है, फ्री सरफेस, इसके अंदर एक बॉडी को डुबा दिया, वही आर्किमिडीज। जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डिराइव किया था, नंगा होके बाहर निकल के उछल रहे थे, हुर्रे 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 बोला था शायद, ओके। तो ये कोई बॉडी डुबा दिया, तो इस बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर जो भी फ्लूइड में डुबाया वो डिस्प्लेस हो गया। तो जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, उस वॉल्यूम का वेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है, अपवर्ड, है ना। टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट अपवर्ड में एक्ट करती है, इसी को हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। क्या कहते हैं इसको, बॉयंसी फोर्स। और ये कहाँ पे एक्ट करती हुई आपको नजर आती है, सेंटर ऑफ बॉयंसी से ये बॉयंसी फोर्स हमेशा पास करेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी, है ना। सेंटर ऑफ बॉयंसी को फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम बी से रिप्रेजेंट करते थे, ओके। फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, जैसे ये कंप्लीटली सबमर्ज है, तो इस केस में इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सीजी, जहां से वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी बी, वो दोनों लगभग सेम होता है ऐसे केसेस में। और अगर मान लीजिए बॉडी आपका एकदम वर्टिकल है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, किसमें, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन वाले चैप्टर में, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने आपको पढ़ा दिया, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, बाकी सारे ऑप्शन अप थ्रस्ट गलत, सेंटर ऑफ प्रेशर वो तो गलत, आपको तो वो तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। वो कोई इमर्स्ड बॉडी पे टोटल फ्लूइड प्रेशर जो एक्ट करती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो एक पॉइंट पे एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं सीपी। इसको सीपी का निकालने का फॉर्मूला क्या था, एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई एक्स एक्स अबाउट सी जी साइन स्क्वायर थीटा एरिया अपॉन एच बार, एरिया इंटू एच बार, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एच स्टार, जिसको हम कहते थे सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, बॉयंसी। क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ये देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया। अब मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, हम क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, हम ये सब्जेक्ट वाइज नहीं देख रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है हम वैसा वैसा सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो यही हमारा बेसिक रहेगा अभी, ठीक है। तो एक कैनाल डिजाइन टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर, कोई एक कैनाल है, उसमें उसको डिजाइन किया गया पूरे साल पानी को कैरी करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल कैनाल। सिंपल सी वर्ड है ना। जैसे पेरिनियल रिवर मतलब ऐसा रिवर जिसमें सालों भर पानी रहे, ओके, उसको हम पेरिनियल कहते हैं। पेरिनियल शब्द, कॉन्टिन्यूस, परमानेंट, ये सब कुछ नहीं है। परमानेंट खत्म, कॉन्टिन्यूस, ग्रीन कैनाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा पेरिनियल, ठीक है। जिसमें सालों भर पानी रहता है उसको पेरिनियल कहते हैं, जिसमें नहीं रहता है, इंटरमिटेंट हो जाता है वो, इंटरमिटेंट, उसको क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ऑन रोलिंग लैंड, ठीक है, रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, फुर्रो फ्लडिंग,
तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फ्री फ्लडिंग, और इसी ऑप्शन को एसएससी ने सही भी माना था। ठीक है, तो फ्री फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग, इसको हम कभी कभी वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैंने आपको कंप्लीटली इन सब चीज़ों को बता रखा है। अभी अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग की क्लास हमारी खत्म हुई है। ठीक है, वाइल्ड फ्लडिंग इसको कहा जाता है। ओके, नाउ ये जो चेक फ्लडिंग है ये किसके लिए सुटेबल था? ये सुटेबल होता था फॉर डीप होमोजेनस, याद रखिएगा मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये सब एग्जाम में घूमते रहते हैं। इट इज सुटेबल फॉर डीप होमोजेनस लोम और क्ले सॉइल विथ मीडियम इन्फिल्ट्रेशन। इस तरह का सॉइल कंडीशन होगा तो ये सुटेबल है, विथ मीडियम इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, नाउ फिर आता है बॉर्डर फ्लडिंग। यहां से जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो एक फॉर्मूला यहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का आता था कि एक बॉर्डर को, मतलब एक स्ट्रिप को इरिगेट करने में कितना टाइम लगता था। तो T इक्वल टू 2.303, ये फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, y अपॉन एफ, इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी अभी आपको मैंने करवा दिया, log 10 Q माइनस एफ ए, इसका डेरिवेशन हमने किया था। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। फुर्रो फ्लडिंग में हम फुर्रो बनाते हैं, ओके, और उसी के ऊपर हम खेती करते हैं। ये रो क्रॉप्स के लिए, ये किसके लिए सुटेबल था? रो क्रॉप्स, जैसे आलू प्याज, इनके लिए, है ना। फुर्रो फ्लडिंग इज सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स। और फुर्रो फ्लडिंग के केस में देखिए, इस केस में क्या होता है, जो स्लोप होता है, जो सॉइल होती है, वो उसका जो स्लोप अगर बात करें तो यूनिफॉर्मली वो फ्लैट या जेंटल स्लोप होती है। यूनिफॉर्मली फ्लैट एंड जेंटल ग्राउंड। ठीक है, मतलब दैट इज जो स्लोप होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, स्लोप शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5%, इससे ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें रो क्रॉप को उपजाई जाते हैं, आलू प्याज वगैरह। ठीक है, ऐसा। ओके, इसमें फुर्रो जो होता है वो क्या होता है, फुर्रो के अंदर पानी जाता है, फुर्रो के अंदर पानी जाता है, समझ गए? फुर्रो के अंदर पानी जाता है, फुर्रो मतलब छोटे छोटे नाले होते हैं। ओके, इसके अंदर पानी जाती है, और इसके बगल में जो जमीन होती है, इस पे इसको हम कहेंगे रिजेस। ये जो रिजेस होंगे, इस पे हम खेती करते थे, आलू प्याज भिंडी जो भी लगाना है, भिंडी तो नहीं, आलू प्याज वगैरह रो क्रॉप्स वगैरह लगाते थे। फिर यहाँ पे होगा फुर्रो, फिर इधर पानी, फिर इधर ये जो रिज होगा, फिर यहाँ पे हम खेती, है ना, फिर ये फुर्रो, फिर रिज, ऐसा यहाँ पे खेती। ओके, ऐसा, मतलब जैसा हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में करते थे। ठीक, नहीं, बॉर्डर स्ट्रिप से तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। ओके, तो ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस इरिगेशन इंजीनियरिंग से घूमते रहते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, देखिए हाईवे का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज, यहाँ पे बस एक ही बात पूछ दिया, इन प्लेन। देखिए ये मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमको कोड के अकॉर्डिंग बतानी है, जो कि है IRC 73, इंडियन रोड कांग्रेस 73, विच इज फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारे पास दो क्राइटेरिया है फॉर प्लेन। ये प्लेन मतलब ये फ्लैट एरिया, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए बात कर रहा है। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। ठीक है, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में जो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमको देनी है, वो देनी है 2.7 v²/r। याद रखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, कोड ने डायरेक्ट दिया। इसमें v का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, और फॉर हिली टेरेन, हिली टेरेन के केस में सिंपली v²/r। ठीक है, r इज योर रेडियस ऑफ कर्व। हाईवे इंजीनियरिंग अभी अभी हमने कंप्लीट बहुत पढ़ा है प्यार से एकदम, तो उसमें सब चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, डिराइव भी किया है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे, जो 3 क्राइटेरिया था हमारे पास, हमने वो 3 क्राइटेरिया को भी देखा था। कौन कौन सा क्राइटेरिया था? पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सी का वैल्यू अगर याद दिलाऊं कितना होता था, 0.5 से लेके 0.8। सी का फॉर्मूला कैसे निकालना था? सी 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v, याद करो, ये होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब में आता था। ओके, फिर
ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया हमारा था बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, समझ गए, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तीसरा हम निकालते थे अकॉर्डिंग टू आईआरसी आपका मिनिमम कितना है। अब इन तीनों क्राइटेरिया से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों का जो मैक्सिमम लेंथ आता था वो लेंथ हम प्रोवाइड कर देते थे एज ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। समझ गए बात को, ठीक है। अब ये देखिए रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे ऑन ब्रॉड गेज इन सेंटीमीटर पूछा है। ध्यान दीजिए किसमें पूछा है, इन सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगी 1.315 वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मीटर गेज पूछता, मीटर इन सेंटीमीटर, तो 0.8 वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब इनर फेस, रेल के इनर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज 1 मीटर, इसको हम गेज डिस्टेंस कहते हैं। नैरो गेज के लिए पूछता, ठीक है, नैरो के लिए तो उसकी वैल्यू हो जाती 0.6 वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई तो हमारे यहाँ कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपको अवेलेबल होगी। कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फ्रॉम बेसिक्स, ऑल बेसिक्स। देखिए एग्जाम तभी निकलेगा जब आप पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझे हुए होंगे, नहीं तो एग्जाम निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रॉम जीरो लेवल इफ यू वांट टू प्रिपेयर देन ज्वाइन अस। अभी प्रॉपर टाइम है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू हैव टू ज्वाइन। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। टेक्निकल जो हमने कंप्लीटली हमने पढ़ाया हुआ है, ये आपको मिलेगी एनरोलमेंट फी ₹3,999 पे। आप आएंगे डिस्काउंट हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है। अभी नॉन टेक का जो है, जो हमारे एसएससी के टॉपर्स हैं उन्होंने एक डेडिकेटेड प्लान बनाया फॉर नॉन टेक्निकल, ओके, एंड इसकी जो एनरोलमेंट फ़ी होगी वो होगी 2,499। ये तब होगी जब आप अलग अलग लेना चाहते हो। किसी को टेक्निकल पढ़ना है वो टेक्निकल पढ़ेगा, किसी को नॉन टेक पढ़ना है तो केवल नॉन टेक लेके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हम डरते नहीं, आपको जो पढ़ना आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेके भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास आके इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की हमारे पास फ़ी होती है वो होती है कोई भी सब्जेक्ट की 499। इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट तो हमने फ्री में पढ़ा रखा है ना। जो पेड सब्जेक्ट है उनकी फ़ी है 499। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आके पढ़ सकते हैं, नो वरीज, कोई वरी नहीं है, क्योंकि हम नहीं डरते। हम ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट देंगे, आप पढ़ोगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो ना आप सेकंड सब्जेक्ट नहीं खरीदेंगे। वो हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है। हमको मालूम है कि आप पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आप कंबाइंड पूरे पैक में एनरोल करना चाहते हो, मतलब एसएससी जेईई प्रिपरेशन में, देखिए फी वाला सिस्टम है, कोचिंग वाला सिस्टम है, तो थोड़ा फी रहेगा, लेकिन हाँ जो कंटेंट आपको यहाँ मिलेगी, जो अदर जगह पे 60,000 30,000 में आप लोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके 15-16,000 17,000 ये छोटे मोटे कोचिंग में जाके पढ़ते रहो और प्रिपरेशन करते रहे, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी उसका जो डिफरेंस लेवल अगर चेक करोगे, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा वो, ठीक है। अगर आप कंबाइंड एनरोल करना चाहते हैं देन इट विल बी कॉस्ट यू 4,499, 4,500 रुपये, ठीक है। कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों को मिला के। एनरोलमेंट के लिए बैच अपनी चालू है, डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को और हमें मैसेज करिए। देखिए मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बिजनेस डेवलपमेंट एजेंट नहीं है, मैं फ़ोन करता भी नहीं, मेरे को खुद में शर्म लगेगी। मैं फ़ोन करूंगा आपको, आप बोलोगे हाँ ना, मैं कन्विंस करूंगा, मैं वो नहीं करता जो अदर यूट्यूब चैनल वाले करते हैं, है ना, एकेडमी वाले या फिर जो भी वाले, ठीक है, 24/7 वाले, जहाँ भी जो भी आपको मिलता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। आपको एनरोल करना है, आप करेंगे, हमारा क्वालिटी बेसिस पे है, क्वालिटी आपको मिलता है। आई डोंट वांट टू कन्विंस यू, आप पढ़िए, आप कन्विंस सेल्फ हो जाएंगे, आइए एनरोल करिए, पढ़िए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। जो भी डाउट होगी नो प्रॉब्लम, आई एम देयर इन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में जो भी डाउट होगी, मान लो कहीं पर नॉन टेक्निकल में डाउट, क्या टेक्निकल में ही जनरली डाउट होगा, तो टेक्निकल में डाउट के लिए हम लोग हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे एनी टाइम 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, नो वरीज। गुड लक।